नमस्ते दोस्तों। आज हम डेल कार्नेगी की सुपरहिट किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को लेकर आए हैं। इस किताब को हम चैप्टर दर चैप्टर समझेंगे ताकि हर पॉइंट आपके दिल और दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे आप दोस्त बनाएं, लोगों को प्रभावित करें और जिंदगी में पहले से बेहतर रिश्ते बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला चैप्टर क्या कहता है। फर्स्ट चैप्टर, सहज और बातचीत वाला अंदाज। दोस्तों, सोचिए आप एक बगीचे में हैं, चारों तरफ फूल खिले हैं और मधुमक्खियां शहद बना रही है। आप शहद लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मधुमक्खी के छत्ते को जोर से ठोक देंगे तो मधुमक्खियां आप पर हमला कर देंगी। ऐसा ही होता है इंसानों के साथ भी। अगर आप उनकी गलतियां पकड़कर सीधे चिल्लाएंगे या आलोचना करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए यह कहना सही है कि अगर आपको शहद चाहिए तो मधुमक्खी के छत्ते को मत तोड़ो। इसके बजाय आपको लोगों की अच्छाइयों को देखना है, उनकी तारीफ करनी है और उन्हें अहमियत देनी है। कहते हैं ना, हर इंसान अपनी तारीफ सुनना चाहता है। इसलिए आलोचना छोड़िए और तारीफ करना सीखिए। और हां, यह तारीफ नकली और ज्यादा चमचागिरी वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से होनी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। जैसे ये सब सीखकर आप खुद देखेंगे कि लोगों से बात करना कितना आसान और मजेदार हो जाता है। तो दोस्तों, पहला चैप्टर यही कहता है कि आलोचना छोड़ो और समझदारी से जिए। लोगों की बुराइयों के बजाय उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। यही असली तरीका है जो आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाएगा। चैप्टर 2, लोगों से व्यवहार करने का बड़ा राज, जीत का राज। दोस्तों, डेल कार्नेगी का कहना है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई काम बिना झगड़े या मजबूरी के आपके लिए करे, तो आपको उसे ऐसा महसूस कराना होगा कि वह खुशी खुशी वो काम कर रहा है। जब तक इंसान खुद नहीं चाहता, आप उसे कैसे मना सकते हो? अब यह बात तो हर किसी को समझनी चाहिए, लेकिन डेल कार्नेगी इसे बड़े ही आसान और असरदार तरीके से बताते हैं। पहला बड़ा उदाहरण, चार्ल्स एम श्वाब चार्ल्स श्वाब, जो अमेरिका के सबसे बड़े स्टील उद्योगपति थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों को कभी आलोचना नहीं की। वो हमेशा उनके काम की ईमानदारी से तारीफ करते थे और उन्हें महसूस कराते थे कि वो कितने अहम हैं। इससे उनके कर्मचारी दिल से उनके लिए काम करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका काम सही मायनों में काबिले तारीफ है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर हम लोगों को उनकी मेहनत के लिए तारीफ करते हैं, तो हम उनके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं और लोगों का आत्मसम्मान बढ़ाना ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। दूसरा उदाहरण, प्रिंस ऑफ वेल्स की स्पेनिश सीखने की कहानी। प्रिंस ऑफ वेल्स जब दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर गए तो उन्होंने कई महीने स्पेनिश भाषा सीखने में लगाए, क्योंकि वे चाहते थे कि स्थानीय लोग उनकी बात को सीधे समझें, न कि सिर्फ अंग्रेजी भाषी लोग। इससे जान पड़ता है कि उन्होंने लोगों के लिए एक बड़ा सम्मान जाहिर किया, जिससे लोग उनसे जुड़ गए। ये तो बस छोटी सी बात है कि जब आप लोगों की पसंद और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो आप उनके दिल में जल्दी जगह बना लेते हैं। तीसरी चीज, मुस्कान का जादू। डेल कार्नेगी का एक मशहूर कथन है, आपका चेहरा आपकी सबसे बड़ी ड्रेस है। मतलब, जब आप दिल से मुस्कुराते हैं तो आप लोगों को सहज और खुश महसूस कराते हैं। मुस्कान बैठाने की कोई फीस नहीं होती, लेकिन इसका असर अनमोल होता है। चौथी बात, नाम याद रखना। हर व्यक्ति के लिए उसके नाम से बढ़कर कोई शब्द नहीं होता। डेल कार्नेगी कहते हैं, आपका नाम आपके लिए अब तक की सबसे मधुर आवाज है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, उसका नाम जरूर लें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी परवाह करते हैं। पांचवी बात, सुनना सीखे लोग अपनी बातें सुनाने के लिए तरसते हैं। जब आप ध्यान से सुनेंगे, तब लोग आपको अपना दोस्त मानेंगे। डेल कार्नेगी ने कहा है कि अच्छे श्रोता बनना और लोगों को अपने बारे में बात करने देना दोस्ती की शुरुआत है। छठी और अहम बात, दूसरों की रुचि जानो। अगर आप जानते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, तो आप उन्हीं विषयों पर बात कर सकते हैं जिससे लोग आपकी बातों में रुचि लेंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात,
लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराओ, और वो भी सच्चाई से। जब आप किसी को दिल से महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं, तो वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यह भावना हर किसी के अंदर होती है कि उसे सम्मान मिले और उनकी कद्र की जाए। चैप्टर 3। जो ये कर सके वह पूरी दुनिया के साथ है, जो नहीं अकेला चलता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात की जो अगर आप समझ गए तो आप हर जगह और हर किसी के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यह सबसे बड़ा राज है, दूसरों की बातों को समझना और उनकी जिंदगी की नजर से चीजों को देखना। अब थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब आप किसी के जूते में खुद को रखकर सोचते हैं, तो आप उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, यानी उनके नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। डेल कार्नेगी का एक मशहूर उदाहरण लेते हैं। एक बार एक सेल्समैन को किसी ग्राहक से शिकायत मिली कि उन्होंने जो सामान लिया था वो खराब था। अगर सेल्समैन बड़बड़ाता या बहस करता कि ये मेरी गलती नहीं, तो ग्राहक नाराज हो जाता। लेकिन अगर वह कहता, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, मैं आपकी जगह होता तो मैं भी परेशान होता, तो ग्राहक के दिल में आपसी समझदारी बनती है। यानी सबसे बड़ी कुंजी है सहानुभूति। जब आप दूसरों की परेशानियों, दुखों या खुशी को समझते हैं, तो आपका रिश्ता उनसे गहरा हो जाता है। लोग तब तक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं बनाएंगे जब तक आप उनकी भावनाओं को न समझें। और ये बात सिर्फ काम या कारोबार में नहीं, बल्कि हर रिश्ते में लागू होती है, चाहे वो आपका दोस्त हो, परिवार हो या सहकर्मी। अगर आप उनकी नजर से चीजों को देखते हैं, तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। डेल कार्नेगी ने कहा है, दूसरे के जूते पहनकर देखे, फिर देखे कि उनकी जिंदगी कैसी है। ये बात आपको अंदर से बदल देती है और आपके व्यवहार में बदलाव लाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बात करे, तो उसकी पूरी बात ध्यान से सुने, समझे और फिर जवाब दे। इससे न केवल आपकी समझ बढ़ेगी, बल्कि लोग भी आपकी बात सुनेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। चैप्टर 4। ये करो और हर जगह स्वागत होगा। दोस्तों, आज का चैप्टर एकदम सरल और शानदार है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, चाहे कहीं भी जाएं, तो बस एक चीज करें, सच में दूसरों में दिलचस्पी ले। अब ये बात सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम अक्सर अपनी ही दुनिया में घिरे रहते हैं और अपनी बातें सुनाते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे और उसकी बात सुने। डेल कार्नेगी एक उदाहरण देते हैं। एक बार कार्नेगी ने एक शख्स से पूछा, आप जिन लोगों से सबसे ज्यादा बातें करते हैं, उनकी क्या खासियत होती है? उसने जवाब दिया, वे सब मेरे बारे में बात करते हैं। फिर कार्नेगी ने कहा, तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तो उनकी बात सुनो, उनकी दिलचस्पी जताओ। यानी सबसे बड़ा राज है दूसरे में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं और उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ जाते हैं। और याद रखो, ये दिलचस्पी नकली नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से होनी चाहिए। लोग नकलीपन को पकड़ लेते हैं और फिर आपकी बातों पर भरोसा खत्म हो जाता है। और ये तरीका आप रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं? बस जब भी आप किसी से मिले, तो उनसे सवाल करें, आपका दिन कैसा रहा? आपको क्या पसंद है? आपके कौन से शौक है? इससे सामने वाला खुश होगा, क्योंकि लोग अपनी बातें सुनाने के लिए प्यार करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो उनके बारे में दिलचस्पी दिखाइए, उन्हें सुनिए और उनकी कद्र कीजिए। चैप्टर 5। लोगों को अपनी बातों में रुचि कैसे दिलाएं? डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के दिल तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका है उसकी पसंद नापसंद के विषय पर बात करना। जब आप किसी की रुचि के बारे में बातें करते हैं, तो वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है और आपकी बातों में अधिक ध्यान देता है। एक उदाहरण के तौर पर, एक वक्ता था जो बिना लोगों की रुचि के विषयों पर बात करता था, इसलिए वह लोग उसे ज्यादा सुनते नहीं थे। लेकिन जब उसने अपने भाषण में लोगों की पसंद नापसंद की बातें शामिल की,
तो उसका प्रभाव और भी बढ़ गया और लोग बिल्कुल ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। इसलिए जब आप जानते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, तो आप उसी विषय पर बात करें। जैसे कि अगर आपका दोस्त किताबें पढ़ना पसंद करता है, तो उससे किताबों की बात करें, या अगर वह खेल का प्रेमी है, तो वे खेलों पर बात करें। डेल कार्नेगी बताते हैं कि यह कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, बल्कि दूसरों के नजरिए से सोचना होता है। जब आप अपने मन से लोगों में दिलचस्पी दिखाएंगे, तो वे भी आपकी बात को गहराई से सुनेंगे और आपको पसंद करने लगेंगे। यह तरीका आपके संबंधों को मजबूत बनाने और आपसी समझ बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। चैप्टर 6। किसी का नाम उसके लिए सबसे मधुर शब्द होता है। सोचिए, अगर कोई आपके नाम से आपको पुकारे तो आपको कैसा लगता है? सीधा सा जवाब है, बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा नाम हमारे लिए हमारी पहचान है। डेल कार्नेगी कहते हैं, किसी इंसान का नाम उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होती है। अब जरा गौर कीजिए, जब कोई आपका नाम भूल जाता है या गलत बोलता है, तो मन ही मन आपको बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें अहमियत नहीं देता। दूसरी तरफ, अगर कोई बड़ी भीड़ में आपको नाम से बुला ले, तो आपको तुरंत जुड़ाव महसूस होता है। यही है नाम की ताकत। कार्नेगी एक कहानी बताते हैं। एक बिजनेसमैन का काम सिर्फ इस वजह से बढ़ गया क्योंकि वो अपने हर कस्टमर का नाम याद रखता था, चाहे वो कितने भी समय बाद उससे मिले। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अंदर आता, वो मुस्कुराते हुए उसका नाम लेकर स्वागत करता। कस्टमर सोचता, वाह, ये मुझे याद रखता है, और दिल से जुड़ जाता। असल बात यह है कि किसी का नाम याद रखना और सही वक्त पर इस्तेमाल करना एक छोटा सा इशारा है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। आप दिखाते हैं कि सामने वाला इंसान आपके लिए मायने रखता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से मिलें, उसका नाम ध्यान से सुनिए, याद कीजिए और बातचीत में सही जगह उसका इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए, सामने वाले को लगेगा कि आप सचमुच उसे अहमियत दे रहे हैं। याद रखिए, लोगों को प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें उनके नाम से पुकारना। यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक। चैप्टर 7, लोगों को तुरंत पसंद कैसे करें। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों का दिल जीतने का सबसे सच्चा तरीका है उनकी ईमानदार और दिल से प्रशंसा करना। हर इंसान चाहता है कि उसकी कदर हो और उसे महत्वपूर्ण महसूस कराया जाए। एक मशहूर उदाहरण में एक दुकानदार की कहानी है, जिसने ग्राहकों के नाम याद रखे और हर ग्राहक से उस नाम से बात की। वह दुकानदार उनकी पसंद नापसंद समझता और दिल से उनकी सेवा करता था। इस वजह से ग्राहक उससे जुड़ते गए और वह दुकान इलाके में सबसे लोकप्रिय बन गई। ग्राहक उसके यहां बार बार आते थे, क्योंकि उन्हें वहां हमेशा सम्मान और खास महसूस होता था। इसी तरह डेल कार्नेगी ने एक स्कूल की शिक्षिका का भी उदाहरण दिया, जो अपने शरारती छात्र को बताया कि वह कक्षा का नैसर्गिक नेता है। इस तरह उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा मिला और छात्र ने बेहतर व्यवहार करना शुरू कर दिया। दोनों ही उदाहरण बताते हैं कि जब आप लोगों की अच्छाइयों को पहचान कर उनकी सच्ची तारीफ करते हैं, तो वे आपके दिल के करीब हो जाते हैं और यह आपको तुरंत पसंद किए जाने का तरीका देता है। याद रखिए, तारीफ झूठी नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए, तभी उसका असर होता है। चैप्टर 8, शिकायतों का समाधान कैसे करें। एक बार की बात है, दो पड़ोसी लंबे समय से एक छोटी सी बात पर आपस में उलझे हुए थे। हर बार जब भी वे मिलते, बात किसी न किसी बात पर लड़ाई और तकरार तक पहुंच जाती। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि एक दूसरे से बात करना तक मुश्किल हो गया था। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ऐसे विवादों में कभी कोई जीतता नहीं, बस रिश्ते खराब होते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी ने उन दोनों से कहा, देखो, तुम दोनों के बीच झगड़ा कोई काम का नहीं है। तर्क में कोई जीतता नहीं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। असली जीत तो तब होती है जब हम समझदारी से बात करें और दूसरे की बात सुने। उसने दोनों से कहा, अगली बार जब तुम मिले, तो लड़ने की बजाय एक दूसरे की बात ध्यान से सुनो, सहमति ढूंढो
और प्यार से बातचीत करो। धीरे धीरे दोनों ने उस बात को समझा और अगली मुलाकात में लड़ने की बजाय एक दूसरे की बात सुनने लगे। इससे उनकी दुश्मनी कम होकर दोस्ती में बदल गई। डेल कार्नेगी कहते हैं कि विवाद में पड़ना और जोर आजमाइश लड़ना सिर्फ बात बिगाड़ता है। हम तभी सफल हो सकते हैं जब दिल से दूसरों की बातों को समझें और सम्मान दें। इसलिए अगली बार जब किसी से मतभेद हो तो खुद को थोड़ा पीछे हटाएं, उनकी बात सुने और दोस्ताना नजरिया अपनाएं। यही सही रास्ता है जिंदगी में सफल और खुशहाल बनने का। चैप्टर 9, शिकायतों का समाधान कैसे करें। एक बार की बात है, दो पड़ोसी लंबे समय से एक छोटी सी बात पर आपस में उलझे हुए थे। हर बार जब भी वे मिलते, बात किसी न किसी बात पर लड़ाई और तकरार तक पहुंच जाती। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया था कि एक दूसरे से बात करना तक मुश्किल हो गया था। डेल कार्नेगी कहते हैं कि ऐसे विवादों में कभी कोई जीतता नहीं, बस रिश्ते खराब होते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी ने उन दोनों से कहा, देखो, तुम दोनों के बीच झगड़ा कोई काम का नहीं है। तर्क में कोई जीतता नहीं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। असली जीत तो तब होती है जब हम समझदारी से बात करें और दूसरे की बात सुने। उसने दोनों से कहा, अगली बार जब तुम मिले तो लड़ने की बजाय एक दूसरे की बात ध्यान से सुनो, सहमति ढूंढो और प्यार से बातचीत करो। धीरे धीरे दोनों ने उस बात को समझा और अगली मुलाकात में लड़ने की बजाय एक दूसरे की बात सुनने लगे। इससे उनकी दुश्मनी कम होकर दोस्ती में बदल गई। डेल कार्नेगी कहते हैं कि विवाद में पड़ना और जोर आजमाइश लड़ना सिर्फ बात बिगाड़ता है। हम तभी सफल हो सकते हैं जब दिल से दूसरों की बातों को समझे और सम्मान दें। इसलिए अगली बार जब किसी से मतभेद हो तो खुद को थोड़ा पीछे हटाएं, उनकी बात सुने और दोस्ताना नजरिया अपनाएं। यही सही रास्ता है जिंदगी में सफल और खुशहाल बनने का। चैप्टर 10, कैसे लोगों का विश्वास जीतें। डेल कार्नेगी इस अध्याय में बताते हैं कि लोगों का विश्वास जीतना किसी भी रिश्ते की सबसे अहम नींव है। जब कोई आप पर भरोसा करता है तो वह आपकी बातों को गंभीरता से सुनता है और आपके साथ जुड़ता है। एक कहानी सुने। एक व्यापारी था जो हर ग्राहक से ईमानदारी से पेश आता था। उसने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा अपने वादे निभाए। इस वजह से उसके ग्राहक उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगे और उसकी पहली पसंद बन गए। कार्नेगी कहते हैं कि विश्वास बनाने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा सच्चे रहें, अपने शब्दों का पालन करें और लोगों के प्रति ईमानदार भाव रखें। अगर आप धोखा देंगे या झूठ बोलेंगे तो एक बार विश्वास टूटने पर उसे वापस पाना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए लोगों का विश्वास जीतने के लिए सच्चाई, ईमानदारी और पकड़ी हुई बातों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। चैप्टर 11, दूसरों की बात आसानी से मनवाने के तरीके। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप चाहें कि लोग आपकी बात सुने और उसे अपनाएं, तो आपको उन्हें बिना दबाव डाले अपने पक्ष में लाना होगा। सबसे पहले उनके नजरिए को समझना और सम्मान देना जरूरी है। एक कहानी है एक व्यापारी की जो अपने कर्मचारियों से झगड़ा नहीं करता था, बल्कि उनकी बातें ध्यान से सुनता था। वह भले ही उनसे असहमत होता, लेकिन हमेशा उनकी राय का सम्मान करता। परिणाम स्वरूप कर्मचारी उसकी बात मानने के लिए तैयार रहते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप तर्क में पड़ने की बजाय दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी बात महत्वपूर्ण है, तो वे आपकी बातों को भी साथ देने लगते हैं। वे सलाह देते हैं कि आप अपने सुझावों को इस तरह रखें कि सामने वाला सोचे, यह तो मेरी भी बात है, जिससे वह सहज होकर आपकी बात स्वीकार कर सके। इसके अलावा आप सवाल पूछकर बातचीत को आगे बढ़ाएं, ताकि सामने वाला खुद अपनी राय प्रस्तुत करे और आप उसे आसान तरीके से समझा सके। इस अध्याय की मुख्य सीख है, लोगों को समझदारी से अपनी बात कहे, उनका नजरिया सुने और सम्मान दे, ताकि वे आपके मुताबिक चले। चैप्टर 12, जब सब कुछ फेल हो जाए तो ये तरीका अपनाएं। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब सामान्य तरीके काम नहीं करते, तो आप एक चुनौती या मुकाबला, कंपटीशन की भावना जगा सकते हैं। यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे लोग अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं और अच्छा करते हैं।
एक उदाहरण है चार्ल्स श्रॉब, जो एक सफल उद्योगपति थे। उन्होंने अपनी टीम में उत्साह और प्रतियोगिता की भावना जगाकर लोगों को प्रेरित किया। जब आप लोगों को चुनौती देते हैं और उन्हें यह एहसास होता है कि वे किसी लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो उनकी क्षमता और मेहनत दोगुनी हो जाती है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं और एक चुनौती मिलने पर वे खुद को साबित करना चाहते हैं। इसलिए काम को गेम्स की तरह बनाना, प्रतिस्पर्धा के जरिए लोगों में उत्साह पैदा करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना भविष्य में सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में यह भी सुझाव दिया गया है कि चुनौती को सकारात्मक और मानवीय तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि लोग इसे आनंदपूर्वक लें, न कि दबाव या तनाव के रूप में। तो जब भी आपको लगे कि कोई तरीका काम नहीं कर रहा है, तो कुछ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की घोषणा करें, जिससे सबका मनोबल ऊंचा हो और काम में तेजी आए। चैप्टर 3, दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी भी बातचीत या मुलाकात की शुरुआत दोस्ताना और नरम तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप बातचीत की शुरुआत मीठी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार होता है। एक अनुभव की कहानी है, जब एक बार दो व्यक्ति आपस में बहस करने लगे। अगर वे तुरंत आक्रामक रवैया अपनाते, तो बहस बढ़कर विवाद बन जाती। लेकिन यदि वे दोस्ताना तरीके से बातचीत शुरू करते, तो जल्दी से मुद्दा सुलझ जाता और दोनों में समझदारी बनी रहती। डेल कार्नेगी कहते हैं कि चाहे आप कितने भी नाराज क्यों ना हो, बातचीत की शुरुआत हमेशा मित्रता और सम्मान के साथ करें। इससे आप अपनों की बातों को आसानी से स्वीकार करवा सकते हैं और अपने नजरिए को भी पेश कर सकते हैं। यह तरीका सिर्फ विवाद कम नहीं करता, बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसलिए अपने संवादों की शुरुआत हमेशा एक दोस्ताना लहजे और मुस्कान के साथ करें। चैप्टर 14, सोक्रेटिस का रहस्य, कैसे किसी को अपनी बात मानवाएं। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक ग्रीक दार्शनिक सोक्रेटिस की तकनीक का जिक्र करते हैं, जिसे सोक्रेटिस का रहस्य कहा जाता है। सोक्रेटिस बातचीत की शुरुआत हमेशा इस बात से करते थे कि जिन बातों पर दोनों सहमत हो, उन्हें जोर देकर बात शुरू करें। उनका मकसद था कि सामने वाला हां कहने लगे। कार्नेगी बताते हैं कि जब आप बातचीत की शुरुआत ऐसी बातों से करते हैं जिनमें दोनों सहमति हो, तो सामने वाला धीरे धीरे आपकी पूरी बात भी स्वीकार कर लेता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप शुरुआत में ना सुनने से बचें, क्योंकि ना सुनना सबसे कठिन बाधा होती है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और बातचीत की शुरुआत में ही किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर वह ना कह देता है, तो उसका मन आपके विचारों को अपनाने में कम रहेगा। लेकिन अगर आप बातचीत की शुरुआत में छोटे छोटे सवाल पूछें, जिनका जवाब हाँ हो, तो वह धीरे धीरे आपके बड़े मुद्दों को भी समझने और मानने लगेगा। यह तरीका तर्क वितर्क या बहस के बजाय सहमति और समझदारी पर आधारित है, जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। डेल कार्नेगी इसका सारांश इस प्राचीन चीनी कहावत से करते हैं, जो धीरे चलता है वह दूर जाता है। यानी विवाद और टकराव से बचकर धीरे धीरे और समझदारी से बात करना ही बेहतर सफलता का रास्ता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि बातचीत में हमेशा ऐसे सवाल और बातें करें जिनसे सामने वाले को हाँ हाँ कहना पड़े, जिससे वे आपकी बातों को सहजता से स्वीकार कर सके। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप किसी से मिलते हैं तो ज्यादातर लोग किस काम में लगे रहते हैं? अपनी ही बातें करने में, अपनी उपलब्धियां, अपनी समस्याएं, अपने तजुर्बे। और सच बोले तो हम सबको यही अच्छा लगता है, खुद के बारे में बात करना। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर 15 में बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो उन्हें बस बोलने दीजिए। कार्नेगी एक सेल्समैन का किस्सा सुनाते हैं। यह आदमी बीमा बेचता था, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वो खुद ज्यादा नहीं बोलता था। वो बस ग्राहक से छोटे छोटे सवाल पूछता और फिर चुपचाप सुनता रहता। ग्राहक अपनी जिंदगी, अपने बच्चों, अपनी चिंताओं पर इतना खुलकर बोलते थे कि अंत में वही लोग खुद समझ जाते
कि बीमा खरीदना जरूरी है। मजेदार बात यह थी कि असली मेहनत ग्राहक ने की, लेकिन डील पक्की सेल्समैन ने कर ली, सिर्फ सुनकर। कार्नेगी यह भी कहते हैं कि विवादों में भी यही तरीका काम करता है। अगर कोई आपसे असहमत है, तो उससे उलझने की बजाय उसे बोलने दीजिए। लोग अक्सर इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब वे सब कुछ कह लेते हैं, तो उनका गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और फिर वे आपकी बात सुनने को भी तैयार हो जाते हैं। असल मनोविज्ञान बहुत साफ है। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसकी बात ध्यान से सुनी जा रही है, तो उसे लगता है कि सामने वाला समझदार और भरोसेमंद है। दिलचस्प यह है कि आपने कुछ खास कहा ही नहीं, बस सुना, और सामने वाले के मन में आपकी इज्जत कई गुना बढ़ गई। तो इस चैप्टर का सबक यही है कि बातचीत जीतनी है तो सामने वाले को बोलने दीजिए। अपनी राय थोपने की जल्दी मत कीजिए। जब आप सुनते हैं, तो सामने वाला न सिर्फ आपको अपना मान लेता है, बल्कि आपके साथ जुड़ना भी चाहता है। डेल कार्नेगी का कहना है कि दोस्ती और प्रभाव का असली राज बोलने में नहीं, सुनने में छिपा है। चैप्टर 14, बहस जीतने का असली तरीका, बहस से बचना। सोचिए, आखिरी बार जब आपने किसी से बहस जीती थी, उस इंसान ने कैसा महसूस किया था? खुश? बिल्कुल नहीं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप बहस जीतते हो, तब भी आप हारते हो, क्योंकि सामने वाला अपनी इज्जत खो बैठता है और आपको अंदर ही अंदर नापसंद करने लगता है। कार्नेगी एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। उन्होंने एक बार किसी के साथ ऐतिहासिक तथ्य पर बहस शुरू कर दी। वो साबित करना चाहते थे कि उनकी जानकारी सही है, लेकिन तभी उनके दोस्त ने उन्हें धीरे से कान में कहा, भले ही तुम ये बहस जीत जाओ, पर क्या ये इंसान तुम्हारे पक्ष में आएगा? यही सोच उन्हें रोक गई। असलियत यही है, आप लॉजिक से किसी को दबा सकते हैं, लेकिन दिल से कभी जीत नहीं सकते। वो लिखते हैं कि अगर आप सामने वाले की राय बदलना चाहते हैं, तो बहस से नहीं, नरमी और समझ से बदलिए। बहस से सामने वाला नाक की दीवार खड़ी कर देता है और उस दीवार के पार पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। तो क्या करना चाहिए? बस बहस से बचो। अगर लगे कि माहौल बिगड़ सकता है, तो कह दो, यह एक दिलचस्प नजरिया है और मुझे लगता है हम दोनों इसे अलग तरह से देखते हैं। इससे सामने वाला भी सम्मानित महसूस करता है और बातचीत लड़ाई में नहीं बदलती। लेसन यह है कि असली जीत चुपचाप सुनने और रिश्ते बचाने में है, न कि तर्कों की गोलियां चलाकर सामने वाले को नीचा दिखाने में। अगर आप सच में लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो अपनी लड़ाई की तलवार नीचे रखो और बातचीत को दोस्ती की राह पर ले आओ। यही डेल कार्नेगी का जादू है। चैप्टर 17, दुश्मनी कमाने से बेहतर है समझौता करना। जब कोई आपको कहे कि आप गलत हो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? चुपचाप मान लेना? बिल्कुल नहीं। हर इंसान की फितरत है तुरंत अपनी सफाई देना, अपनी बात साबित करना। डेल कार्नेगी कहते हैं, यही सबसे तेज तरीका है दुश्मनी कमाने का। इस चैप्टर में वो समझाते हैं कि किसी को सीधे सीधे तुम गलत हो कह देना मतलब उसके अहंकार पर चोट करना, और इंसान अपने अहंकार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाहे वो असलियत जानता हो कि आप सही हैं, फिर भी वो आपकी बात मानने के बजाय आपसे चिढ़ जाएगा। कार्नेगी एक किस्सा बताते हैं एक बिजनेसमैन का। एक मीटिंग में किसी ने गलत आंकड़े पेश किए। अब वहां मौजूद लोग दो तरह के थे। कुछ ने सीधा कह दिया, ये आंकड़े गलत है, और बाकी ने नरमी से कहा, ये आंकड़े दिलचस्प हैं, लेकिन चलो इन्हें एक बार फिर चेक कर लेते हैं। नतीजा यह हुआ कि जिसने सामने वाले को गलत साबित किया, उसे नफरत मिली, और जिसने नरमी से सुझाव दिया, वो सम्मान पा गया। कार्नेगी का कहना है कि अगर आपको किसी की गलती दिखानी भी हो, तो सीधे उसकी नाक पर मत मारो। नरमी से, सुझाव की तरह बात करो। इससे सामने वाला अपनी इज्जत भी बचा लेता है और आपकी बात भी मान लेता है। इस चैप्टर का सबक साफ है, बहस करके दुश्मनी मत कमाओ। इंसान को यह महसूस मत होने दो कि उसकी बेइज्जती हुई है। अगर आप सच में लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो उनके अहंकार का ख्याल रखो। यही इंसानी रिश्तों का सबसे बड़ा राज है। चैप्टर 18, अगर आप गलत हैं, तो तुरंत और ईमानदारी से मान लीजिए। हम सब गलतियां करते हैं,
लेकिन असली झगड़ा तब शुरू होता है जब हम गलती मानने से इनकार कर देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सच में रिश्तों को बचाना चाहते हैं और सामने वाले का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो अपनी गलती तुरंत और ईमानदारी से मान लीजिए। कार्नेगी एक कहानी सुनाते हैं अपनी ही। वो एक बार न्यूयॉर्क की सड़क पर तेज गाड़ी चला रहे थे और ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। अब ज्यादातर लोग क्या करते? बहस करते, सफाई देते या जुर्माने से बचने की कोशिश करते। लेकिन कार्नेगी ने सीधा कहा, ऑफिसर, आप बिल्कुल सही हो। मैंने स्पीड लिमिट तोड़ी है और मुझे शर्म आ रही है। नतीजा, पुलिस वाले का गुस्सा ठंडा हो गया और उसने कार्नेगी को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसका मनोविज्ञान बड़ा सीधा है। जब आप अपनी गलती मान लेते हो, तो सामने वाले को आक्रामक होने की जरूरत ही नहीं रहती। उल्टा उसे लगता है कि आप ईमानदार और भरोसेमंद इंसान हो। और कई बार जब आप खुद को दोषी मान लेते हो, सामने वाला ही आपकी तरफ से दलीलें देने लगता है। सोचकर देखिए, अगर आप जिद पकड़ते रहेंगे कि आप सही हो, तो सामने वाला भी दोगुनी जिद से लड़ाई करेगा। लेकिन अगर आप नरमी से कह दो, हाँ यहां मेरी गलती है, तो माहौल लड़ाई से बदलकर सहयोग में बदल जाता है। इस चैप्टर का सबक यही है, अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत कीजिए। तुरंत और ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। यह न सिर्फ रिश्ते बचाता है, बल्कि सामने वाले का दिल भी जीत लेता है। चैप्टर 19, दोस्ताना तरीके से शुरुआत कीजिए। हम सबने देखा है कि एक ही बात को कहने के दो तरीके होते हैं। एक ऐसा कि सामने वाला भड़क जाए और दूसरा ऐसा कि वही बात सुनकर मुस्कुरा दे। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं, तो शुरुआत हमेशा दोस्ताना तरीके से कीजिए। कार्नेगी एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी को टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला। अब वह ऑफिस गया तो गुस्से में आग बबूला था। बहस शुरू की, आवाज ऊंची कर दी। नतीजा यह हुआ कि टैक्स अधिकारी और सख्त हो गया। लेकिन जब उसी आदमी ने थोड़े दिनों बाद कार्नेगी की सलाह मानकर वही मुद्दा दोस्ताना अंदाज में रखा, मुझे पता है आपका काम मुश्किल है और मैं आपकी मदद से ही इस समस्या को सुलझाना चाहता हूं, तो वही टैक्स अधिकारी उसके लिए रास्ता निकालने लगा। असल मनोविज्ञान यही है कि इंसान का मूड बातचीत की दिशा तय करता है। अगर शुरुआत गुस्से से होगी, तो सामने वाला भी गुस्से में आएगा। अगर शुरुआत दोस्ताना होगी, तो सामने वाला भी नरमी से पेश आएगा। कार्नेगी का कहना है कि झगड़े और टकराव का कोई फायदा नहीं। शुरुआत में ही माहौल को हल्का बना दीजिए। जब आप हंसी मजाक, नरमी और दोस्ताना टोन से बातचीत शुरू करते हैं, तो सामने वाले का दिमाग खुला रहता है और वो आपकी बात मानने को ज्यादा तैयार होता है। तो इस चैप्टर का सबक यही है, रिश्ते जीतने का पहला कदम है नरमी और दोस्ती। बहस की आग में घी डालने से बेहतर है शुरुआत ही ठंडी छांव से करना। यही डेल कार्नेगी का जादू है। चैप्टर 20, अपनी बात को नाटकीय बनाइए। लोगों की दुनिया पहले से ही इतनी शोरगुल और व्यस्त है कि अगर आप अपनी बात साधारण तरीके से कहेंगे, तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में कहते हैं कि अपनी बात को असरदार बनाने के लिए उसे नाटकीय बनाइए, यानी थोड़ी ड्रामेबाजी जोड़िए। कार्नेगी बताते हैं कि जब साधारण शब्द असर नहीं डालते, तो एक कहानी, एक तस्वीर या थोड़ा सा नाटकीय अंदाज लोगों को झकझोर देता है। वो एक किस्सा सुनाते हैं। एक आदमी को गैस कनेक्शन चाहिए था। उसने कंपनी को कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया? उसने कंपनी को लिखा कि अगर उन्हें गैस कनेक्शन देने में दिलचस्पी नहीं है, तो वह अपने घर के चूल्हे और लकड़ियां कंपनी के ऑफिस के बाहर रखकर खाना बनाना शुरू कर देगा। इस नाटकीय धमकी ने तुरंत असर किया और अगले ही दिन उसे गैस कनेक्शन मिल गया। असल मनोविज्ञान यही है, इंसान आंकड़ों और लंबी लंबी बातों से जल्दी बोर हो जाता है। लेकिन जब बात किसी ड्रामाई अंदाज में रखी जाती है, तो वो न सिर्फ ध्यान देता है, बल्कि याद भी रखता है। कार्नेगी कहते हैं कि चाहे आप किसी को आइडिया समझा रहे हो या प्रोडक्ट बेच रहे हो या अपनी बात मनवाना चाहते हो, उसमें थोड़ा सा नाटकीय तड़का जरूर लगाइए। इससे आपकी बात भीड़ में अलग दिखती है और सामने वाला उससे जुड़ जाता है। तो इस चैप्टर का सबक साफ है,
अपनी बात को सिर्फ कहिए मत, उसे इस तरह पेश कीजिए कि लोग उसे देख भी सके, महसूस भी कर सके। नाटकीय अंदाज में कही गई बात कभी भूलती नहीं। चैप्टर 21, चुनौती दीजिए। इंसान की सबसे गहरी प्रवृत्ति है अपनी अहमियत साबित करना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों से बेहतरीन काम निकलवाना चाहते हैं तो उन्हें बस एक चुनौती दे दीजिए। कार्नेगी बताते हैं कि लोग केवल पैसे, इनाम या डर से काम नहीं करते। असली ताकत आती है जब उन्हें लगता है कि यह एक चुनौती है, एक प्रतियोगिता है। तब उनके अंदर का अहंकार और गर्व उन्हें और मेहनत करने पर मजबूर करता है। किताब में एंड्रू कार्नेगी स्टील के बादशाह का किस्सा आता है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को ज्यादा मेहनत करने के लिए कभी भाषण नहीं दिए। एक बार उन्होंने देखा कि उनकी फैक्ट्री का उत्पादन अपेक्षित नहीं है। उन्होंने वहां काम करने वालों से कुछ नहीं कहा, बस फर्श पर एक चौक से लिख दिया से। अगले दिन की शिफ्ट आई और पूछा कि यह क्या है। बताया गया, पहली शिफ्ट ने 6 हीट्स यूनिट्स बनाए। अब दूसरी शिफ्ट ने सोचा, हम इससे कम कैसे कर सकते हैं। उन्होंने 7 बनाए और 7 लिख दिया। अगली शिफ्ट ने और मेहनत की और 8 लिखा। यह सिलसिला चलता गया और फैक्ट्री का उत्पादन तेजी से बढ़ गया। बस एक साधारण सी चुनौती ने कमाल कर दिखाया। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान का गर्व और उसकी प्रतियोगी प्रवृत्ति किसी भी आदेश या लेक्चर से कहीं ज्यादा असरदार है। जब आप किसी को चुनौती देते हैं तो वो इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लेता है। इस चैप्टर का सबक यही है, अगर आपको किसी से उसका बेस्ट काम निकलवाना है तो उसे चुनौती के रूप में पेश कीजिए। कहिए, मुझे नहीं लगता कोई इसे तुमसे बेहतर कर सकता है, या चलो देखो तुम ये कर पाते हो या नहीं। ये छोटी सी चिंगारी उनके अंदर आग लगा देती है। लोग सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं करते, वे अपने अहंकार, अपनी पहचान और अपने नाम के लिए सब कुछ झोंक देते हैं। चुनौती बस उस दरवाजे को खोलने की चाबी है। चैप्टर 22, प्रशंसा और ईमानदार सराहना से शुरुआत कीजिए। ज्यादातर लोग जब किसी को सुधारना चाहते हैं या उसकी गलती बताना चाहते हैं तो सीधा वार कर बैठते हैं। तुमने गड़बड़ कर दी, ये गलत है, तुम कभी ध्यान नहीं देते। नतीजा, सामने वाला तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, उसका दिमाग बंद हो जाता है और वो सिर्फ बहाने बनाने लगता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपको सच में किसी को सुधारना है तो शुरुआत हमेशा प्रशंसा से कीजिए। कार्नेगी ने कई उदाहरण दिए हैं। एक कहानी में वो बताते हैं कि चार्ल्स श्वाब, महान इंडस्ट्रियलिस्ट, अपने कर्मचारियों को डांटने के बजाय उनकी छोटी छोटी अच्छाइयों की तारीफ से शुरू करते थे। जैसे अगर किसी कर्मचारी ने किसी काम में गलती की तो श्वाब पहले कहता, तुम आमतौर पर बहुत ध्यान से काम करते हो और मुझे हमेशा तुम पर भरोसा रहा है, पर इस बार शायद जल्दीबाजी में थोड़ी चूक हो गई। अब सोचो, अगर यही बात वो सीधा डांटकर कहते तो सामने वाला आहत महसूस करता। लेकिन तारीफ से शुरुआत करने पर गलती भी आसानी से मान ली जाती थी। कार्नेगी कहते हैं कि हर इंसान की आत्मसम्मान की भूख होती है। अगर आप उसे संतुष्ट करते हुए बातचीत शुरू करते हैं तो वो आपकी बात खुले दिल से सुनेगा। लेकिन अगर शुरुआत ही आरोप से कर दी तो चाहे आप कितने भी सही हों, सामने वाला दीवार खड़ी कर देगा। असल बात यह है कि किसी को सुधारना जंग नहीं है, यह उस पुल की तरह है जो दो लोगों के बीच विश्वास को जोड़ता है, और उस पुल की पहली ईंट है ईमानदार प्रशंसा। तो इस चैप्टर का सबक यह है, अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो पहले उसकी सच्ची तारीफ कीजिए। इससे उसका आत्मसम्मान बचा रहेगा और आपकी बात असरदार भी होगी। गलती सुधारवाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सामने वाला उसे खुशी खुशी मान ले, न कि मजबूरी में। चैप्टर 23, लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाइए। सोचो, अगर कोई आपसे कहे, तुम गलत हो, तुम्हारा तरीका बेकार है, ये सब तुम्हारी वजह से बिगड़ा, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप तुरंत रक्षात्मक हो जाओगे, गुस्सा आएगा और बहस शुरू हो जाएगी। डेल कार्नेगी कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। किसी की गलती सीधे मुंह पर ठोकना, उसके अहंकार पर चोट करना है। इस चैप्टर में कार्नेगी बताते हैं कि लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष ध्यान दिलाना कहीं ज्यादा असरदार होता है। यानी
सीधे गलती मत कहो, बल्कि बात को ऐसे घुमाकर रखो कि सामने वाले को खुद लगे, हां, यहां सुधार की जरूरत है। कार्नेगी उदाहरण देते हैं चार्ल्स श्वाब का, जो अपने कर्मचारियों को डांटते नहीं थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनकी फैक्ट्री के मजदूर ठीक से काम नहीं कर रहे। गुस्से से चीखने के बजाय श्वाब मुस्कुराए और बोले, दोस्तों, तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन मुझे लगता है हम सब मिलकर इसे और बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान दो। उन्होंने गलती पर इशारा किया, लेकिन इतनी नरमी से कि मजदूरों को बुरा भी न लगे और सुधार करने की इच्छा भी पैदा हो जाए। कार्नेगी बताते हैं कि अब्राहम लिंकन भी शुरू में लोगों को सीधा गलत कहते थे, लेकिन एक बार उन्हें इतनी बड़ी विरोध का सामना करना पड़ा कि उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी। बाद में वो हमेशा बड़ी नरमी और अप्रत्यक्ष ढंग से गलती सुधारने का तरीका अपनाते थे। असल बात यह है कि कोई भी इंसान खुद को गलत कहलाना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप बात को हल्के फुल्के अंदाज में, मजाक में या तारीफ के बीच कह दो, तो वही बात असर डाल देती है। इस चैप्टर का सबक यही है, सामने वाले के अहंकार को चोट मत पहुंचाओ, गलती की ओर इशारा करो, पर अप्रत्यक्ष रूप से। ऐसा करने से सामने वाला बिना रक्षात्मक हुए आपकी बात मानेगा और सुधार भी करेगा। चैप्टर 24, अपनी गलतियों के बारे में पहले बात कीजिए। जब हम किसी की गलती पकड़ते हैं, तो अक्सर हमारा लहजा होता है, तुमने ये गलत किया, तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो, और यही बात सुनकर सामने वाला तुरंत दीवार खड़ी कर देता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। कार्नेगी उदाहरण देते हैं, एक बार उन्होंने अपने छोटे बेटे को कुछ काम को लेकर डांटने की सोची, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगे, उन्हें याद आया कि खुद उन्होंने भी वैसी ही गलती कई बार की थी। तो उन्होंने बेटे से कहा, देखो बेटा, पापा ने भी इस उम्र में यही गलती की थी। मुझे याद है मैं भी कितना लापरवाह था, लेकिन बाद में समझ आया कि इससे कितना नुकसान होता है। अब जरा सोचो, बेटे पर यह बात कितनी गहराई से असर करेगी। अगर सीधे डांटते तो शायद वो बहस करता, लेकिन जब पिता ने अपनी गलती पहले मानी, तो बेटे ने सुधारने की ठानी। कार्नेगी बताते हैं कि अपनी कमजोरी कबूल करने से हम छोटे नहीं होते, बल्कि सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। वो सोचता है, ये इंसान मुझसे ऊपर होते हुए भी अपनी गलती मान रहा है। नतीजा ये कि सामने वाला भी सहज होकर अपनी गलती मान लेता है। ये वही चीज है जो अच्छे नेता करते हैं। वो डांटने या आदेश देने के बजाय कहते हैं, मैंने भी ये गलती की है, इसलिए मैं जानता हूं कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। इससे टीम में न केवल विश्वास बढ़ता है, बल्कि लोग बिना डर के सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस चैप्टर का सबक यह है, किसी की आलोचना करने से पहले अपनी गलती स्वीकार करो। इससे सामने वाले का रक्षात्मक रवैया खत्म हो जाएगा और वो आपकी बात खुशी से मान लेगा। याद रखो, ईमानदार आत्म स्वीकार आलोचना से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। चैप्टर 25, किसी को आदेश देने के बजाय सुझाव दीजिए। जरा सोचो, अगर कोई आपसे कहे, ये काम अभी करो या ये ऐसे मत वैसे करो, आपका रिएक्शन क्या होगा? गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा और शायद मन में यह भी आए कि क्यों मानूं इसकी। इंसान का नेचर ही ऐसा है कि उसे आदेश पसंद नहीं, लेकिन सुझाव अच्छे लगते हैं। डेल कार्नेगी इसी बात को इस चैप्टर में समझाते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप आदेश देने की बजाय सवाल पूछकर बात कहो, तो सामने वाला ज्यादा आसानी से मान जाएगा। जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारी से कह सकता है, रिपोर्ट अभी बनाओ, लेकिन अगर वो कहे, क्या हम ये रिपोर्ट आज ही पूरी कर सकते हैं ताकि कल की मीटिंग में आसानी हो, तो वही बात आदेश नहीं, बल्कि सहयोग का निमंत्रण लगेगी। कार्नेगी इसको कई उदाहरणों से समझाते हैं। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रू कार्नेगी अपने कर्मचारियों को कभी सीधे आदेश नहीं देते थे। वो कहते थे, क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट को ऐसे करना बेहतर होगा? या आपको क्या लगता है, अगर हम ये बदलाव करें तो कैसा रहेगा? नतीजा ये होता था कि कर्मचारी मानते थे कि ये उनकी अपनी राय है और वे पूरे दिल से काम करते थे। एक और उदाहरण,
नापोलियन बोनापार्ट का है। वो भी सीधे आदेश देने से बचते थे। वो अपने सैनिकों से पूछते थे, क्या तुम्हें लगता है कि यह रास्ता ज्यादा सुरक्षित होगा? असल में उन्हें पता होता था कि सही क्या है, लेकिन जब सैनिकों को लगता था कि फैसला उनका है, तो वो और भी जोश से लड़ते थे। असल बात यह है कि आदेश इंसान के अहंकार को ठेस पहुंचाता है, जबकि सुझाव उसे सम्मान देता है। जब आप सवाल पूछते हैं, तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी राय की कद्र की जा रही है, और इस वजह से वह उसी दिशा में काम करने के लिए खुद उत्सुक हो जाता है। इस चैप्टर का सबक यह है, आदेश मत दीजिए, सवाल पूछिए। लोग खुद मानेंगे और काम करेंगे। यही है लीडरशिप का असली राज। चैप्टर 26, सामने वाले को अपनी इज्जत बचाने दीजिए। इंसान रोटी से नहीं, इज्जत से जीता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी की गलती पकड़ते वक्त या सुधार करते समय अगर उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो आपने उससे दुश्मनी खरीद ली। लेकिन अगर आपने उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका दिया, तो आपने उसका दिल जीत लिया। कार्नेगी इस चैप्टर में एक बहुत गहरा उदाहरण देते हैं। चार्ल्स श्वाब, जो एंड्रू कार्नेगी के बड़े इंडस्ट्री मैनेजर थे, उन्होंने एक बार देखा कि उनके एक सुपरवाइजर ने गलत फैसला लिया था। वो चाहें तो उसे सबके सामने डांट सकते थे, लेकिन श्वाब ने यह नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम्हें जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि हम तुम्हारे फैसलों पर भरोसा करते हैं। ये एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अगली बार तुम इसे और बेहतर करोगे। जरा सोचो, अगर श्वाब ने सबके सामने बेइज्जत किया होता, तो शायद वो आदमी दिल से काम करने से ही पीछे हट जाता। लेकिन इज्जत बचाकर श्वाब ने उसे और प्रेरित कर दिया। कार्नेगी ये भी बताते हैं कि नेपोलियन ने भी यही किया था। जब किसी जनरल से गलती हो जाती थी, तो वो उसे तिरस्कार से नहीं देखते थे। वो कहते थे, तुम जैसे काबिल इंसान से ये छोटी सी चूक हो गई, कोई बात नहीं, तुम फिर से सही कर लोगे। नतीजा ये होता था कि जनरल नापोलियन के लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। असल में किसी को गलत साबित करना आसान है, लेकिन उसे सम्मान देकर सुधारना कठिन। और जो ये कठिन काम करता है, वही असली नेता होता है। इस चैप्टर का सबक यह है, सामने वाले की गलती पकड़ो, पर उसकी इज्जत मत तोड़ो। उसे यह महसूस कराओ कि उसकी कीमत अब भी है। लोग गलती भूल जाते हैं, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं भूलते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ खड़े रहे, तो उन्हें इज्जत बचाने दो। यही इंसानियत और लीडरशिप का सबसे बड़ा राज है। चैप्टर 27, छोटी सी गलती भी हो तो उसकी तारीफ से शुरू कीजिए। हर इंसान अंदर से बच्चा ही है। जैसे छोटे बच्चे को अगर थोड़ी सी भी प्रगति के लिए शाबाशी मिले, तो वो और जोश से सीखता है। वैसे ही बड़े बड़े लोग भी तारीफ के भूखे होते हैं। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर आप दूसरों में सुधार देखना चाहते हैं, तो उनकी छोटी सी कोशिश की भी सच्चे दिल से तारीफ कीजिए। कार्नेगी एक दिलचस्प उदाहरण शेयर करते हैं। एक टीचर के पास एक बच्चा था जो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। वो जब जब डांटती, बच्चा और पीछे हटता। फिर उसने तरीका बदला। अब वो हर छोटी कोशिश पर तारीफ करने लगी। बहुत अच्छा, तुम सही दिशा में जा रहे हो। नतीजा ये हुआ कि बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में बेहतर होने लगा। डांट से जहां हताशा मिली थी, वहीं तारीफ से आत्मविश्वास मिला। चार्ल्स श्वाब का भी उदाहरण है। वो कहते थे कि अगर उनके कर्मचारी कोई काम बस ठीक ठाक भी कर दे, तो वो तुरंत तारीफ करते। शानदार, तुमने इसे अच्छी तरह किया। श्वाब जानते थे कि तारीफ इंसान के अंदर और मेहनत करने की आग जला देती है। कार्नेगी एक और बात पर जोर देते हैं, तारीफ नकली नहीं होनी चाहिए। लोग तुरंत समझ जाते हैं कि आप बनावटी बोल रहे हैं। तारीफ वही असर करती है जब वो दिल से और सच्ची हो। जैसे अगर कोई आपके लिए दरवाजा खोलता है, तो सिर्फ थैंक यू मत कहिए, बल्कि ये कहिए, आपने बहुत ध्यान दिया, अच्छा लगा। ये छोटी बात सामने वाले को बहुत बड़ी लगती है। असल में लोग अपनी कमजोरियों से पहले से वाकिफ होते हैं। उन्हें आपकी आलोचना नहीं, आपकी उम्मीद चाहिए। छोटी प्रगति को पहचान कर तारीफ करना उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता है। इस चैप्टर का सबक यह है, दूसरों की मेहनत को नोटिस करो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, उसकी तारीफ करो।
धीरे धीरे वही छोटा सुधार बड़ी सफलता में बदल जाता है। यही असली कला है इंसान को बदलने की। चैप्टर 28। लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा दीजिए जिस पर वो खरे उतर सके। इंसान वही बनना चाहता है जो दुनिया उससे उम्मीद करती है। डेल कार्नेगी इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई बदल जाए या बेहतर काम करे, तो उसकी कमियों पर ध्यान देने के बजाय उसकी अच्छी छवि बनाकर सामने रखो। फिर वो खुद उस छवि पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। कार्नेगी एक उदाहरण देते हैं। एक मैनेजर के पास एक कर्मचारी था जो बार बार गलतियां करता था। सीधी डांटने के बजाय मैनेजर ने उससे कहा, तुम हमेशा भरोसेमंद और जिम्मेदार रहे हो। मुझे पता है इस बार भी तुम अच्छा करोगे। उस कर्मचारी ने सोचा, अगर बॉस मुझे जिम्मेदार मानते हैं तो मुझे सच में वैसा होना चाहिए। और धीरे धीरे उसने अपना काम सुधारा। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। अगर आप बच्चे को हमेशा आलसी कहेंगे तो वो सच में आलसी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, तुम तो बहुत जिम्मेदार हो, तुम्हारे भरोसे मैं ये काम छोड़ सकता हूं, तो बच्चा खुद मेहनत करेगा ताकि आपकी कही हुई बात सच साबित हो। कार्नेगी ने एक दिलचस्प कहानी भी साझा की है। एक कंपनी का वर्कर बहुत धीमा था। मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारा काम करने का अंदाज बाकी लोगों से अलग है। तुम ध्यान से और सटीक काम करते हो। यह बहुत बड़ी क्वालिटी है। धीरे धीरे उस आदमी ने खुद को तेज और बेहतर साबित करना शुरू किया, क्योंकि अब उसकी पहचान ही बेहतरीन काम करने वाले इंसान की बन चुकी थी। असल में इंसान अपने बारे में वही मानने लगता है जो लोग उसके बारे में बार बार कहते हैं। अगर आप किसी को बेकार या निकम्मा कहेंगे तो वो सच में वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक अच्छी प्रतिष्ठा देंगे तो वो उसी के मुताबिक जीने लगेगा। इस चैप्टर का सबक यह है, दूसरों को बदलना है तो उनकी आलोचना मत करो, बल्कि उन्हें एक ऐसी इमेज दो जिस पर वो खुद गर्व कर सके। लोग उस इज्जत को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यही असली नेतृत्व है। चैप्टर 29। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए ताकि गलती सुधारना आसान लगे। ज्यादातर लोग गलतियां सुधारने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सच में किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसे यह एहसास दिलाइए कि उसकी गलती कोई बड़ी बात नहीं है और उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। प्रोत्साहन दीजिए ताकि वो बदलाव को बोझ नहीं बल्कि चैलेंज समझे। कार्नेगी एक कहानी सुनाते हैं, एक महिला की जो पियानो सीख रही थी। जब भी वो गलती करती, उसका टीचर उसे डांटने के बजाय कहता, कोई बात नहीं, ये तो आसान है, तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगी तो तुरंत सीख जाओगी। इस प्रोत्साहन ने महिला को हिम्मत दी और उसने पियानो अच्छे से सीख लिया। अगर टीचर उसे डांटता तो शायद वो बीच में ही छोड़ देती। इसी तरह चार्ल्स श्वाब का और चार्ल्स श्वाब का उदाहरण आता है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने कर्मचारियों को सुधारने के लिए डांटने के बजाय प्रोत्साहित करते थे। अगर कोई कर्मचारी धीमा काम करता तो श्वाब कहते, मुझे पता है तुम तेजी से भी कर सकते हो क्योंकि तुम में वो क्षमता है। और कर्मचारी सच में मेहनत करके तेज हो जाता। कार्नेगी बताते हैं कि इंसान की आत्मा बहुत नाजुक होती है। अगर आप कहेंगे कि तुम ये कर ही नहीं सकते तो सामने वाला हार मान लेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे, ये तो आसान है, तुम्हारे लिए तो ये खेल जैसा है, तो वो उसे करने के लिए तैयार हो जाएगा। सोचिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है और बार बार गिरता है तो माता पिता क्या कहते हैं? देखो, ये तो आसान है, बस बैलेंस बनाना है, एक दो कोशिश और करोगे तो सीख जाओगे। यही हौसला बच्चे को दोबारा कोशिश करने की ताकत देता है। इस चैप्टर का सबक है, गलती को पहाड़ मत बनाइए। सामने वाले को भरोसा दिलाइए कि सुधारना बहुत आसान है। थोड़ी सी हिम्मत और प्रोत्साहन से इंसान ऐसे काम कर सकता है जिनसे वो खुद भी डरता था। यही तरीका है किसी को आगे बढ़ाने का। चैप्टर 30। लोगों को खुशी खुशी वही करने दीजिए जो आप चाहते हैं। ये डेल कार्नेगी की किताब का आखिरी चैप्टर है। यहां वो बताते हैं कि असली लीडरशिप तब होती है जब आप सामने वाले को वही काम करवाए जो आप चाहते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगे कि ये उसकी अपनी इच्छा है और वो खुशी खुशी कर रहा है।
कार्नेगी कहते हैं, लोग तब बेहतर काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि काम करने से उन्हें फायदा होगा या उन्हें इज्जत मिलेगी। अगर आप सिर्फ हुक्म देंगे, ये काम करो, तो सामने वाले को बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप उसे ये महसूस कराएं कि काम उसका ही लाभ बढ़ाएगा, तो वो खुशी से करेगा। किताब में एक मिसाल दी गई है। एक इंजीनियर था जिसे अपनी टीम से अतिरिक्त काम करवाना था। सीधा आदेश देने के बजाय उसने कहा, अगर हम ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म कर लेंगे, तो कंपनी हमें सबसे तेज और कुशल टीम मानेगी। आप सब तो वैसे भी मेहनती और तेज काम करने वालों में गिने जाते हो। टीम को लगा कि उनकी इज्जत और पहचान इस काम से जुड़ी है और उन्होंने खुद बढ़ चढ़कर काम किया। एक और उदाहरण बच्चों का है। अगर आप बच्चे से कहेंगे, ये काम करो वरना डांट पड़ेगी, तो वो मजबूरी में करेगा। लेकिन अगर कहें, अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम साबित कर दोगे कि तुम बहुत समझदार हो, तो बच्चा गर्व महसूस करेगा और खुशी से करेगा। कार्नेगी ये भी कहते हैं कि हर इंसान को महत्व चाहिए। अगर आप किसी से मदद मांगते समय उसे यह महसूस करा दे कि उसकी मदद बहुत जरूरी और कीमती है, तो वो इनकार नहीं करेगा। असल में ट्रिक यह है कि सामने वाले को यह समझाना कि आपका सुझाव उसके लिए फायदेमंद है। उसे ऐसा लगे कि यह काम करने से वो और बेहतर इंसान, कर्मचारी या दोस्त बन रहा है। इस आखिरी चैप्टर का सबक यही है, इंसान को आदेश देकर नहीं, बल्कि प्रेरित करके काम करवाइए। उसे ऐसा महसूस कराइए कि यह काम उसी की जीत है। जब लोग खुशी खुशी आपका कहा मानेंगे, तभी आप सच में दोस्त बना पाएंगे और लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही था डेल कार्नेगी की इस महान किताब का आखिरी हिस्सा। अगर आपने अब तक की पूरी सीरीज देखी है, तो यकीन मानिए आपके पास अब वो कुंजियां हैं जिनसे आप किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं और किसी भी इंसान पर सकारात्मक असर डाल सकते हैं। याद रखिए, दोस्ती और इन्फ्लुएंस कोई जादू नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से बनता है। जब आप लोगों को अहमियत देंगे, उन्हें इज्जत देंगे और उनके नजरिए से चीजों को समझेंगे, तो आप पाएंगे कि लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये पूरी सीरीज मददगार लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही बेहतरीन किताबों और कहानियों से रूबरू करा सके। मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और सबसे जरूरी, लोगों के दिल जीतते रहिए। धन्यवाद।